अब सुनो। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। आप सबका स्वागत करता हूं विदग्ध के अपने प्लेटफॉर्म पर। और जिस पर्पज से हम लोग आज यहाँ पर आप लोगों के साथ यहाँ पर गैदर हुए हैं, एकत्र हुए हैं, लाइव ही सही, है ना। द पर्पज इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप सबके नॉलेज में बात तो आ ही चुकी होगी डिजिटल युग में कि मध्य प्रदेश सिविल जज नोटिफिकेशन एग्जाम 2021 इज आउट नाउ, राइट। तो क्या ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन से, एग्जाम के नोटिफिकेशन से इस बार के एग्जाम नोटिफिकेशन से काफी कुछ इतर हैं, काफी कुछ अलग हैं, विलग हैं। तो इस बात को हम समझेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में, राइट। इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नोट ये है कि आप सब बहुत तन्मयता के साथ यहाँ पर अभी ध्यान देकर इन इंपॉर्टेंट चीजों को सुनने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेरी गुड इवनिंग भाई कौस्तुभ, कृतिका, विवेक एंड ऑल द पीपल हु आर वाचिंग राइट नाउ lively, right? So in this particular session, let's have a discussion on the important points of this particular notification. As you can see from the PDF that it is the notification of 2021 itself, and the examinations filing date will be initiated from 29th of December 2021, and the last date for filing the particular form will be 27th of January 2022, right? But important fact to note, there is no such kind of date as to pre-exam, जैसा कि previously ऐसा कुछ नहीं होता था या होता था। कुछ कुछ पर्टिकुलर नोटिफिकेशंस में इन्होंने प्रीवियसली अगर आप एनालाइज करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा की जो तारीख होती थी, डेट होती थी, वो इनके द्वारा नियत कर दी जाती थी। अगर आप 2019 फेज 2 का देखें, 2019 का देखें, 2018 का देखें। लेकिन इस बार इन्होंने अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की कोई स्पेसिफिक डेट अभी नियत नहीं की है। पर इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नोट, क्या कोई एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ डेट हो सकती है? हाँ, एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ डेट कुछ इस प्रकार से हम दे सकते हैं, जैसा कि अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें प्रीवियस फैक्ट्स को, पहले के कुछ तथ्यों को, कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता था, नोटिफिकेशन के बाद किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस की डेट रखी जाती थी। अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज किए हो, विश्लेषित किए हो, तो आपने समझ पाया होगा कि शायद 2 महीने या लगभग 2.5 महीने का जो पीरियड ऑफ टाइम मिलता था, समय मिलता था, कुछ उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो लास्ट वीक ऑफ फेब या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या मिड वीक ऑफ मार्च के आसपास प्री एग्जाम की जो डेट है वो होनी चाहिए, राइट। तो आपके पास क्या बहुत ज्यादा समय है? नहीं, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। इंपॉर्टेंटली अगर मैं कहूं तो जिन पीपल्स ने अभी रिसेंटली मेंस एग्जामिनेशन दिया हो मध्य प्रदेश का, और जिन पीपल्स ने अभी राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का प्री एग्जाम दिया हो, और अगर आपकी जो एक प्रास्थिति है, अगर हम राजस्थान जुडिशरी के हिसाब से देखें तो आपको एक स्पेसिफिक जो मार्क्स लाने चाहिए, अगर आप उसके विद इन नहीं आ पा रहे हैं, तो मेरा मेरा ये सजेशन होगा कि आप बिना अपने समय को गवाए, बिना अपने समय को किसी प्रकार से वेस्ट किए, अपने इस एग्जामिनेशन की तैयारी में बहुत तन्मयता के साथ, बहुत तटस्थता के साथ शुरू कर लें, राइट। और मुख्य परीक्षा में भी जो भी स्थिति आपकी हो मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन में, भले ही आपने मेंस एग्जामिनेशन दिया हो और अभी तक रिजल्ट जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि इस पर्टिकुलर मंथ में ही आने की सिचुएशंस कुछ बन रही थी कि मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन का जो मुख्य परीक्षा हुई है उसका रिजल्ट इसी पर्टिकुलर मंथ में आ जाने की उम्मीदें लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन उससे पहले ही नोटिफिकेशन आ चुका है, और अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आपको ये शायद प्रतीत हो कि इन्होंने थोड़ा सा हड़बड़ाहट कर दी है, थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को शायद लेफ्ट आउट भी कर दिया है। खैर, काम की बात समझेंगे फर्दर। व्हाट नेक्स्ट? सो द नेक्स्ट थिंग विल बी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए और पोस्ट्स कितनी अवेलेबल कराई गई हैं। अगर हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो लगभग 62 पोस्ट आर अवेलेबल। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी और साथ ही साथ ओबीसी कैटेगरी, इनमें 19, 25 एंड 17 सीरियल वाइज इन टोटो देर आर 123 पोस्ट। लगभग 123 पद यहां पर सृजित किए गए हैं। तो इन 123 पोस्ट में अगर हम देखें आपकी प्रास्थिति क्या है,
मेरा प्रश्न आप सबसे है, क्या आप सभी अपने आप को इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए इतना तटस्थ पा रहे हैं, इतनी मजबूत स्थिति में पा रहे हैं कि इनमें से एक पर्टिकुलर पद, एक पर्टिकुलर पोस्ट आपकी ही होनी चाहिए, राइट? सो प्लीज बी क्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स, अपने अंदर इस तरह की जिज्ञासा अवजनित करिए। नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग इज, आपको इसमें रिजर्वेशन को लेकर के क्या सिचुएशंस दर्शाई गई हैं? क्या यहां पर 27% ओबीसी क्राइटेरिया में अगर हम देखें और 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखें, तो शायद एमपी हाई कोर्ट ने इसके बारे में अभी इस प्रकार के नोटिफिकेशन में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है, राइट? तो यहां पर आपको अपने प्रीवियस नोटिफिकेशन में जो बातें शामिल थी वही चीजें यहां पर भी इंक्लूड कराई गई हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको शायद यहां देखने को मिले पॉइंट नंबर 5 में, यहां पर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 1994, बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आवेदक नियमित नियुक्ति पर 5 लाख रुपए की राशि का बंध पत्र निष्पादित करेगा। तो 5 लाख रुपीस का यहां पर बॉन्ड एग्जीक्यूट कराए जाने की ये एक नया प्रावधान मुझे लगता है यहां पर इंसर्ट किया गया है। अगर हम प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशंस को देखें, जैसा कि मैं अभी 2019 फेज 2 का जो नोटिफिकेशन था उसे मैं थोड़ा सा गो थ्रू कर रहा था, तो आई वाज फाइंडिंग दिस थिंग कि ये चीजें वहां पर प्रीवियसली मेंशन नहीं की गई हैं। तो 5 लाख रुपए की राशि का बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कहा जा सकता है, वचनबंध देगा कि सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के बाद वह न्यूनतम मिनिमम 3 इयर्स की सर्विस करेगा ही, राइट? अगर इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के पहले वह अपनी सर्विस से रिजाइन करता है, त्यागपत्र देता है या किसी अदर मैनर में सर्विस छोड़ देता है, तो 5 लाख रुपए की राशि या 3 महीने के वेतन और भत्ते के बराबर की राशि, उनमें से जो भी ज्यादा होगी उसको पेमेंट में दिलवाना होगा, भुगतान करना होगा। इस प्रकार की कंडीशन के ब्रीच करने की सिचुएशन में बॉन्ड की संपूर्ण राशि फॉरफिट कर ली जाएगी। ऑल द काइंड ऑफ सम विल बी फॉरफिटेड, जिसके लिए वो लाइबल ठहराया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पहले यहां पर मेंशन नहीं किया गया था। फर्दर, द पोस्ट आर एबल टू बी चेंज्ड, ये परिवर्तनीय दशा में हो सकती हैं। जैसा कि प्रीवियस 2019 फेज 2 का अगर आपने पेपर देखा, नोटिफिकेशन देखा हो, तो आपने देखा है कि अगस्त या सितंबर के बाद में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने एक पोस्ट को डिडक्ट किया था। ठीक इसी प्रकार से कुछ हमें ऐसी उम्मीद लग रही है कि अभी जिस प्रकार की पोस्ट अभी 123 के अकॉर्डिंग आ चुकी हैं, इनमें अभी रिसेंटली आपका मध्य प्रदेश सिविल मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आना बाकी है, उसके बाद क्या स्थितियां होती हैं, क्योंकि इसमें भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कुछ एलिजिबल नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स के कुछ लिस्ट अलग से निकले, जैसा कि एमपी लीगल एड ऑफिसर में हुआ था। तो ऐसी सिचुएशंस में पॉसिबल हो सकता है कि इसमें से कुछ सीट्स अभी अवेलेबल हो पाए, जो कि आपको नेक्स्ट ईयर में, या हो सकता है कि कुछ कॉरिजेंडम के माध्यम से आपको अलग से चेंज्ड काइंड ऑफ पोस्ट देखने को मिले, ऐसी एक आशा है। ऐसा कुछ कोई इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ नोटिफिकेशन के रूप में नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? ये सिर्फ एक उम्मीद सी है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। फर्दर, इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्या है टू गेट दिस पोस्ट, टू अपीयर इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन? तो ये वैसी ही है जैसा कि प्रीवियसली दिया जाता रहा है। आपको लॉ ग्रेजुएट होना होगा, है ना? और या फिर आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी होगी। तो आपके पास जितने भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज होंगे, वो आवेदन की अंतिम तारीख तक आपके पोजीशन में होने चाहिए। क्लियर है? ये बात आपको नोट करके रखनी है। फर्दर, सबसे मिनिमम एज क्या है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? तो कहा गया 21 ईयर ऑफ एज और मैक्सिमम 35 ईयर ऑफ एज, ठीक है? इसमें 3 वर्ष का कुछ एक एक्सटेंशन मिल सकता है अगर पर्संस या एस्पिरेंट्स उस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, या मध्य प्रदेश की सर्विसेज में टेम्पररी या परमानेंट रूप से सर्विस करते हैं, तो इनके लिए 38 ईयर्स का एक मैक्सिमम एज का प्रावधान किया गया है, जो आगे आप देखने को मिलेगा। क्लियर है? फर्दर, और क्या चीजें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं? ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जो मैं आपको भी डिक्टेट कर रहा था। मैक्सिमम एज टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, क्लियर है? जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा सा स्पेसिफिक रूप से ध्यान देना होगा कि उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स को, सॉरी, फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्संस को 40%, क्लियर है, या उससे ज्यादा होने की स्थिति में ही मिलेगा, और इससे रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पोजीशन में होने चाहिए। क्लियर है? अनरिजर्व कैटेगरी में फी क्या है और अदर कैटेगरीज में फी क्या है? तो जो मध्य प्रदेश के रेसिडेंशियल पर्संस हैं
उनके लिए, और जो मध्य प्रदेश से बाहर के रेसिडेंशियल्स हैं, है ना, जो भी ऐसे पर्सन बाहर के निवासी थे और वो उनके द्वारा अगर मध्य प्रदेश जुडिशरी में अपीयर होने का एक चांस देखा जा रहा है, तो 1047.82 रुपीज का फॉर्म आपके लिए यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए रहेगा। अगर हम इस रिजर्व कैटेगरी में देखें तो ओबीसी या एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी, इन तीनों के लिए जो कि एमपी के रेसिडेंशियल पर्सन होने चाहिए, इनके लिए 647.82 रुपीज का फॉर्म रखा गया है। क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेंस एग्जामिनेशन में जो पर्संस जिन पर्संस को मौका मिलेगा उन्हें अलग से 283.20 की फी निर्धारित की गई है। तो मुख्य परीक्षा में जो भी कैंडिडेट अपीयर होंगे उनके लिए ये एक सेपरेट अमाउंट यहां पर पे करना होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रावधान पहले के नोटिफिकेशंस में या पहले के एग्जामिनेशन में शायद नहीं था। क्लियर है? तो दिस विल बी अ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। और क्या चीजें हैं जो आपको जाननी ही पड़ेंगी? हाँ, एक और बात है, इस एडवर्टीजमेंट में एक चीज आपको और देखने को मिल रही है कि जो कुछ भी डेट्स प्रोवाइड की गई हैं फॉर्म फिलिंग की, या फाइनल या लास्ट डेट प्रोवाइड की गई है फॉर्म फिलिंग की, अपार्ट फ्रॉम इट करेक्शन करने के लिए जो भी पर्टिकुलर आपके फॉर्म फिलिंग में किसी प्रकार का एरर हो जाता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, इस पर्पज से कोई स्पेसिफिक एक्सटेंशन काइंड ऑफ डेट नहीं दी जा रही, कोई एक विस्तारित प्रकार की तारीख नहीं दी जा रही है कि आप इस डेट तक अपने फॉर्म को करेक्ट कर पाओगे। तो करेक्शनल फॉर्म में करेक्शन करने के लिए इस प्रकार की कोई स्पेसिफिक डेट नियत नहीं है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। इसलिए आप में से जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करोगे, बहुत सावधानी से, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ फिल किया जाना चाहिए। क्लियर है? इस बात को ध्यान से समझ लेना। यहां पर करेक्शन करने के लिए कोई स्पेसिफिक डेट नियत नहीं है। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई स्पेसिफिक डिफिकल्टी अराइज होती है, कुछ परेशानी होती है, तो यहां पर एक स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप फोन करके अपने ग्रीवांसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। फर्दर यहां पर लिखा भी हुआ है बहुत मोटे अक्षरों में, एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं होगा, कोई करेक्शन, कोई रिफॉर्म नहीं होगा। इस रिलेशन में अभ्यावेदन बिना कारण बताए नस्तीबद्ध माने जाएंगे, डिसबिलीव्ड माने जाएंगे। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपको नोट करके रखना है कि एक बार में ही जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट फॉर्मेट में, सही रूप में उसमें सूचीबद्ध की जानी चाहिए while fulfilling the form, right? Further, what next that is important to you? अगेन, जैसा कि एग्जामिनेशन के बारे में आप बहुत अच्छे से अवेयर हैं कि ये तीन पर्टिकुलर फॉर्मेट में है, प्री, मेंस एंड एग्जामिनेशन। तो प्री पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि इसके जितने भी लॉ पार्ट का सिलेबस है वो सेम रहा है जैसा प्रीवियस के नोटिफिकेशन में था। कितने क्वेश्चंस रहेंगे और कितने नंबर के रहेंगे प्री में, एमसीक्यूज बेस्ड, वो भी लगभग एक जैसा ही है। इसमें किसी प्रकार का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं किया गया है। फर्दर स्पेसिफिक डेट क्या होगी फॉर योर प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम, ये बाद में स्पेसिफाई किया जाएगा थ्रू अनदर पर्टिकुलर नोटिफिकेशन विथ टाइम, प्लेस एंड ऑल अदर थिंग्स। अभी के लिए अगर हम पॉसिबल सेंटर्स देखें प्री एग्जाम के लिए, तो इसमें जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन और जैसी प्रासती रहेगी। जैसा कि इस बार कोविड-19 की वजह से अलग अलग सेंटर्स आउट ऑफ एमपी भी तय किए गए, बनाए गए, तो इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, है ना। ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि फर्दर हाई कोर्ट को क्या चीजें ठीक प्रतीत होती हैं, उस अकॉर्डिंग इनके द्वारा दूसरे अदर सेंटर्स भी अलॉट किए जा सकते हैं। अभी के लिए इतनी पॉसिबल सेंटर्स अलॉट किए जा रहे हैं जिन पर आप अपने सुविधानुसार इस प्रकार की स्पेसिफिक सिटी को चूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, एक बात का और विशेष ख्याल रखें, आप में से किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट को मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन में किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन का क्या मैनर होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, हमें किस प्रकार से इनिशिएट करना चाहिए, काफी सारे लोगों के काफी विचित्र प्रकार के प्रश्न होते हैं। काफी ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको परेशान कर सकते हो कि आप जब तक इस प्रकार के रण में उतरते नहीं है उसके पहले आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो यू कैन comment in the comment box while writing the word preparation so that I will answer it whenever I get time or in our next video, right?
अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे कि प्री एग्जाम के लिए आपका एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा, तो वो एग्जाम डेट से 7 डेज पहले आपके लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में है। क्लियर है? फर्दर प्री एग्जाम के लिए आपकी क्या लॉ के सिलेबस होगा या मेंस एग्जाम के लिए क्या सिलेबस होगा, तो इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। 1 to 12 लॉ सब्जेक्ट जो प्री के हैं वही मेंस के लिए यहां पर इंक्लूड किए गए हैं। इनकी नंबर की डिमार्केटिंग भी पहले ही कर दी गई है, डिमार्केशन पहले हो चुका है, कितने क्वेश्चंस कितने नंबर के किस रूप में पूछे जाएंगे। फर्दर क्या इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम नहीं रहेगा, इस बात को नोट कर लीजिए। मध्य प्रदेश सिविल एग्जामिनेशन में इस प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट एज टू मेंस आंसर राइटिंग। इसमें एक बात का विशेष ख्याल रखिएगा, आपके प्री एग्जाम में जो अनरिजर्व्ड के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिनिमम मिनिमम कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, न्यूनतम 60% मार्क्स गेन करना मैंडेटरी होगा। जो अदर कैंडिडेट हैं, अदर एस्पिरेंट्स हैं हु आर बिलोंगिंग इधर टू ओबीसी, एससी और एसटी, उनके लिए मिनिमम 55% मार्क्स गेन करने मैंडेटरी होंगे। रौनक अभी 2021 की डायरेक्ट इन्होंने वैकेंसीज प्रोवाइड कर दी हैं। 2020 का तो अभी एज सच कोई इन्होंने ना तो नोटिफिकेशन ना तो कोई कॉरेजेंडम ना इस प्रकार की कोई बात इन्होंने स्पेसिफाई नहीं की है। तो इसके बारे में मैं अभी के तौर पर सिर्फ यही कह सकता हूं, इसलिए मैंने आपसे पहले कह दिया है कि इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के साथ साथ हो सकता है कि कॉरेजेंडम में, अगले कॉरेजेंडम में कुछ आपके पोस्ट वेरिएबल्स हो, कुछ चेंज हो और कुछ एडिशन हो, इस प्रकार की कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। इसीलिए मैंने इस बात को सबसे पहले कह दिया है। क्लियर है? और इसमें थोड़े से फेरबदल आपके इस एग्जामिनेशन के मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के बाद भी आने की संभावनाएं हो सकती हैं कि क्या कुछ इनके पोस्ट को लेकर के चेंजेस होंगे या नहीं। क्लियर है? फर्दर कुछ और इंपॉर्टेंट बात जो आपको नहीं छोड़नी चाहिए मुख्य तौर पर, उसको आप समझ लीजिए। मीन्स पैटर्न क्या है ये, तो इसमें आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस बात पर हम बहुत क्लियर हैं कि मेंस पैटर्न में इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 पेपर, फर्स्ट लॉ पेपर 1, थर्ड लॉ पेपर 3, सेकंड लैंग्वेज पेपर एंड फोर्थ जजमेंट एंड राइटिंग पेपर। तो अपने लॉ पेपर में आप देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर रहे हैं कि इन पर्टिकुलर पार्ट्स में किसी प्रकार का डिमार्केशन पहले भी नहीं हुआ था कि इनमें कितना पोर्शन आना है, ये कंप्लीट पोर्शन आता था। इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नोट दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड लिमिटेशन एक्ट। अब अगर आप 2019 के इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा एनालाइज करें, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अपने सामने ही, तो यहां पर मेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न यहां पर इन्होंने डिक्टेट किया था उसके अकॉर्डिंग इनके कुछ पार्ट्स ऑलरेडी डिवाइडेड थे कि हमें किस पर्टिकुलर पार्ट को मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करना है, जिसमें इन्होंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6 to 8 इतनी चीजें यहां पर स्पेसिफाई की थी प्रीवियस टू 2021 नोटिफिकेशन। लेकिन इस बार इन्होंने कंप्लीट एसआरए लिख दिया है, कोई भी पोर्शन आपको लेफ्ट आउट नहीं करना है। You have to go through with all kind of relevant provisions of a specific relief act. अब आपको चैप्टर वाइज नहीं, all the kind of chapters you have to prepare. Just remember this thing. Just remember this thing. Very important thing that I'm telling you. यहां पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंप्लीट तौर पर पूछा जाएगा, इसलिए एक एक सेक्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। कोई भी चीज, कोई भी बात किसी भी रूप में मेंस एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। लिमिटेशन एक्ट की अगर हम बात करें, लिमिटेशन एक्ट में आपसे पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 प्रीवियस टू 2021 नोटिफिकेशन, मतलब 2019 फेज 2 और उसके पहले के एग्जामिनेशन में पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 स्पेसिफिकली पूछा जाता था और यही मेंस एग्जामिनेशन का पोर्शन हुआ करता था। लेकिन अब लिमिटेशन एक्ट भी कंप्लीट तौर पर पूछा जाएगा, कंप्लीट तौर पर आपको इसको प्रिपेयर करना होगा। वेरी गुड इवनिंग पारुल। तो ये कंप्लीट तौर पर आएगा, बात समझ में आ रही है? इस बात को हमेशा अब आगे की तैयारी के लिए ध्यान में रखना। अभी मध्य प्रदेश सिविल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो और एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है, वो क्या है? वो ये है कि प्रायर टू 2021
एग्जामिनेशन, यहां पर एक मेजर चेंज हुआ है जो आपको बहुत ध्यान से देखना है। सोशल टॉपिक पर आर्टिकल राइटिंग पूछा जाता था, राइट, जो कि 30 मार्क्स का आता था। इस बार ये भी 20 मार्क्स का कर दिया गया है, जैसा कि लीगल टॉपिक का मार्क्स हुआ करता था प्रीवियसली। तो 20 मार्क्स का सोशल टॉपिक पर आर्टिकल और 20 मार्क्स पर लीगल टॉपिक पर आर्टिकल। इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नोट, आपके जो 15-15 नंबर के ट्रांसलेशन पूछे जाते थे, अब इस पर्टिकुलर 10 नंबर को 5 और 5 में जोड़ दिया गया, दोनों में। इन टोटो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी 20 मार्क्स और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी 20 मार्क्स। इस तरह से ये एक मेजर चेंज है आपके इस नए नोटिफिकेशन में। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। समरी राइटिंग तो उतना ही मार्क्स का है जितना पहले था। क्लियर है? तो अब ये बराबर बराबर नंबर्स में डिवाइड हो चुका है, 5 बातें और सभी 20 क्रॉस 5 इक्वल टू 100। क्लियर? तो ये पर्टिकुलर पोर्शन आपका एक मेजर पोर्शन लेकर जा रहा है ट्रांसलेशन के रूप में भी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नोट ये है कि अब ट्रांसलेशन में अगर आप अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छे नंबर लाने की कवायद शुरू कर सकते हैं, अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी यह होगा कि आप ट्रांसलेशन पर तो फोकस करेंगे, आपको इन सारी चीजों पर फोकस करना है, फिर चाहे समरी राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो या फिर ट्रांसलेशन हो। लेकिन ट्रांसलेशन में अगर आपको अच्छा एज मिल सकता है तो ये सीधे सीधे आपको 40 मार्क्स एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में नंबर दिला सकता है। इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी होगी और इन सभी चीजों को उस तरह से ही आपको टाइम प्रोवाइड करना होगा जैसा कि आप लॉ पोर्शन को प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल इस बात को इंपॉर्टेंट तौर पर समझ लेना और ध्यान में बैठा लेना। सिलेबस पर क्लियर हो गए तो आज आप आगे होने वाली तैयारी में बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगे। इस बात को अच्छे से रिमेंबर करें। फर्दर एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्रीवियस टू 2021 यहां पर सिर्फ चैप्टर नंबर 17 लिखा हुआ आता था और चैप्टर नंबर 17 दैट इज फ्रॉम सेक्शन 138 टू 148 के जो 147 48 के जो प्रोविजन है वहां तक आपको पूरा प्रिपेयर करना होता था चैप्टर नंबर 17 को लेकर के। लेकिन इस बार 2021 के मेंस एग्जामिनेशन में यहां पर भी कुछ मेजर चेंजेस हो गए हैं और चैप्टर 13 से चैप्टर 17 इंक्लूड कर दिया गया है। फ्रॉम चैप्टर 13 टिल चैप्टर 17 आपको प्रिपेयर करना होगा। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर है? तो यहां पर भी आपका जो मेंस का सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है, परिवर्तित कर दिया गया है। तो चैप्टर 13 से लेकर के और 17 तो ऑलरेडी आप प्रिपेयर करते ही हो, लेकिन 13 टू 17 आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करने होंगे जो कि एक मेजर पोर्शन आ रहा है। तो यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को भी आपको बहुत हद तक बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। इस बात को समझ लीजिए। फर्दर रेस्ट चीजें फोर्थ पेपर में मेजरली चेंज नहीं हुई हैं, इस बात को ध्यान रखना है। समरी राइटिंग में आपसे प्लेंट, डब्ल्यूएस और चार्जशीट से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज या कंप्लेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज पूछी जा सकती है। हालांकि एग्जामिनेशन के ट्रेंड को अगर आप ध्यान में देंगे तो एग्जामिनेशन के ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा कभी भी किसी भी प्रकार का पैसेज पूछा जा रहा है, कभी हिस्टोरिकल पोर्शन पूछ लिया, कभी लिटरेचर का कोई पार्ट पूछ लिया। तो एज सच तो मैं नहीं कह सकता कि ये चीजें बहुत स्ट्रक करके इन्हीं पर्टिकुलर इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर आपसे समराइजेशन पूछा जा रहा हो, लेकिन प्रैक्टिस आपको इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स के इर्द गिर्द ही करनी चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखें। क्लियर है? इतना पोर्शन था जो आपको बताना जरूरी था। फर्दर अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो इसमें थर्ड पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए जो हम अक्सर मिस कर देते हैं कि उपर्युक्त तो समस्त प्रश्न पत्र आवश्यकता अनुसार हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होंगे। किसी भी प्रकार की भिन्नता, ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की भिन्नता दोनों ही भाषाओं के प्रश्न में होने पर इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का प्रश्न मानक होगा, स्टैंडर्ड मापक होगा उसकी एक्यूरेसी के रिगार्डिंग। ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना? क्योंकि अगर आप 23 मार्च 2021 का जो एक एग्जामिनेशन हुआ था रिसेंटली, आपका प्री एग्जाम मध्य प्रदेश जुडिशरी की ही बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 पहले क्वेश्चन पर ही इंग्लिश वर्जन तो कुछ ठीक था, हिंदी वर्जन में कुछ समस्या थी, इंग्लिश वर्जन में कुछ दिक्कत थी, हिंदी वर्जन ठीक था, कुछ ऐसी कुछ डिफिकल्टी थी। तो इस पॉइंट को आपको समझना है कि अगर हिंदी जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आप रीड आउट कर रहे हो जब आप रियल एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, प्री एग्जाम में बेसिकली, तो यहां पर आपको इस बात को ध्यान रखना है। इसी प्रकार से मेंस में भी इस बात का ध्यान रखना, लेकिन प्री में बेसिकली क्योंकि यहां पर ज्यादा कंफ्यूजन होती है, स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहां पर अगर आप किसी भी पर्टिकुलर वर्जन में, हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश वर्जन, कहीं भी अगर इस प्रकार की कोई डिफिकल्टी नजर आती है तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राइमेसी विल बी प्रोवाइडेड या प्रेफरेंस विल बी प्रोवाइडेड टू द इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोनों ही भाषाओं में आपकी जो एक्यूरेसी है पढ़ने की, समझने की या लिखने की,
वो लगभग ठीक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, है ना। भले ही आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, भले ही आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपकी जो पारंगत जैसा शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं, पर इतना है कि एक समझ विकसित करनी चाहिए दोनों ही भाषाओं में, कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर हम किसी भी भाषा से अपना कार्य सुचारू रूप से संचालित कर सकें, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होना है। फर्दर मेंस एग्जामिनेशन के बाद अगर आप अपनी कॉपी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास लगभग 3 महीने का समय दिया जा रहा है। 3 महीने के समय में आप अपनी कॉपी को रिसीव करके, आरटीआई के माध्यम से रिसीव करके और उसका आकलन कर सकते हैं। फर्दर डिस्कशन का पॉइंट जो एक और मुझे दिखाई पड़ रहा है, उसमें मुख्य परीक्षा में सभी 4 प्रश्न पत्रों को मिलाकर, ध्यान रखना, सभी 4th पेपर को एक एक्यूमुलेटिव फॉर्मेट में मिलाकर, फिर चाहे वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी हो, ओबीसी की कैटेगरी हो, इन दोनों में 50% मार्क्स प्राप्त करना मेंस के एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होगा। 400 का मेंस एग्जामिनेशन हो रहा है, तो एटलीस्ट आपको 200 मार्क्स सिक्योर करने ही होंगे। जो भी कट ऑफ लिस्ट बनेगी उसके अकॉर्डिंग फिर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, लेकिन मिनिमम 200 मार्क्स यू हैव टू सिक्योर, है ना। और अदर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहां पर 45% का मार्क्स प्राप्त करना मेंस एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? इतनी बातें आपको याद रखनी है, समझनी है। फर्दर अगर हम इंटरव्यू की बात करें, साक्षात्कार की बात करें, तो यहां पर आपसे 50 मार्क्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें एटलीस्ट मिनिमम 40%, दैट इज 20 मार्क्स गेन करना मैंडेटरी है आउट ऑफ 50। इट इज मैंडेटरी, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है, मैंडेटरी है, आज्ञापक है, आसानी के साथ लाए जा सकते हैं। न जाने कितनों ने लाए हैं और आप उस पंक्ति में है, ठीक है। तो ये बहुत आसानी के साथ लाए जा सकते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। एक और बात आपको इंपॉर्टेंटली नोट कर लेनी चाहिए, जो शायद प्रीवियस के नोटिफिकेशन में कहीं मिस हो गई होगी 2019 फेज 2 में। इस बार उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ग में अंक बराबर होने की कंडीशन में साक्षात्कार में अधिक अंक पाने वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी। साक्षात्कार में भी समान अंक होने की स्थिति में उम्र की वरीयता चयन का आधार होगी। जो व्यक्ति एज में ज्यादा होंगे उनको यहां पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको वरीयता दी जाएगी। क्लियर है? इस बात को यहां पर आपको नोट करके रखना है। अंक बराबर होने की कंडीशन में इंटरव्यू में अधिक अंक पाने वाला व्यक्ति, एक कैटेगरी ये, और दूसरी कैटेगरी अगर अंक समान हो गए तो एज में जो भी बड़े व्यक्ति होंगे उन्हें यहां पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। कुछ इतनी चीजें आपके साथ डिस्कशन में इंपॉर्टेंटली लाई जानी थी, आपके नॉलेज में लाई जानी थी, जो आपको बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। बिल्कुल नेहा जी, आपको टेलीग्राम ग्रुप विधिज्ञ के अपने पोर्टल पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अगर आप एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं तो आप यहां दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, जब भी आप चाहें, जिस रूप में आप चाहें। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नोट ये है कि इस पर्टिकुलर सेशन में जो मोटी मोटी बातें हैं जो आपके नॉलेज में होनी ही चाहिए इस बार के एग्जामिनेशन के लिए, वो आप नहीं भूलिएगा। नंबर 1, जब भी आप, मैं फिर से एक बार मोटी मोटी चीजें रिवाइज कर देता हूं। नंबर 1, जब भी आप फॉर्म फिलिंग के लिए बैठे हैं तो ध्यान रखिए कि पूरे होशो हवास में अपने फॉर्म को ढंग से पहले आप फिल कर लीजिए, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, क्योंकि आपको कोई ऐसा करेक्शन करने का कोई ऐसा मौका नहीं दिया जा रहा है ना। और इसके लिए आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल होंगे, खुद जिम्मेदार होंगे। इस बात को सीधे तौर पर लिख दिया गया है। दूसरा, आपके सिलेक्शन होने के बाद, ये खुशी उसके बाद, सिलेक्शन होने के बाद 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया जाएगा अगर आप उनकी सर्विस को ड्रॉप आउट करते हैं, अगर उनकी सर्विस को ड्रॉप आउट करते हैं, या फिर 3 महीने का वेतन, सैलरी प्लस अदर अलावेंसेस, इन दोनों में से जो भी एक मैक्सिमम अमाउंट होगा, ज्यादा अमाउंट होगा, उस अमाउंट में आपको यहां पर बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाएगा। क्लियर है? तो बंध पत्र निष्पादन का जो ये क्लॉज है, ये भी शायद नया है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन, ये शायद नया है, ये पहले के ऐसे नोटिफिकेशंस में नहीं था। दूसरी बात, प्री एग्जाम में क्या आपके सिलेबस में कुछ मेजर चेंजेस हैं? शायद नहीं, इस प्रकार के कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसा कि आप एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन से अभी आपने समझा भी। तो प्री एग्जाम में आपका कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं हुआ है। क्या मेंस एग्जाम में इस प्रकार की कुछ चेंजेस हैं? बिल्कुल हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन में आपको मोटी बातें क्या ध्यान में रखनी है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंप्लीट तौर पर आ रहा है मेंस एग्जामिनेशन में। कोई ऐसा डिमार्केशन नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर प्रिपेयर करना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पहले केवल चैप्टर 17 मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता था, अब चैप्टर 13 से लेकर के 17 तक पूरा पोर्शन आपका मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा।
लिमिटेशन एक्ट में पहले केवल चैप्टर 2 एंड 3 इंक्लूड किए गए थे, अब पूरा का पूरा प्रोविजन, पूरी चैप्टर्स उसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं। मींस कंप्लीट लिमिटेशन एक्ट आपको प्रिपेयर करना होगा। इज दैट क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको अपनी नॉलेज में रखनी है। कौन से एग्जामिनेशन में कितना कट ऑफ लिस्ट से कितनी मैंडेटरी मार्क्स प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो प्री एग्जाम हो, मेंस एग्जाम हो या इंटरव्यू हो। इंटरव्यू में भी आउट ऑफ 50 मिनिमम 20 यू हैव टू सिक्योर, मींस 40%। मेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 50% अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से हैं, और अगर आप एससी और एसटी एस्पिरेंट्स हैं तो आपको एटलीस्ट 45% मार्क्स गेन करने ही होंगे, राइट। और प्री एग्जाम में भी आपने देख लिया कि 60% आपका जो मार्क्स है वो होना ही चाहिए आउट ऑफ 150। और इस प्रकार से जो चीजें हैं वो कंप्लीट होती हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को लेकर के। नेहा जी, नंबर क्या है? नंबर मिल जाएगा नेहा जी, द टीम विल कॉन्टेक्ट यू, राइट, सो दैट डोंट वरी, बिल्कुल परेशान ना हो। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट ये है कि अपने अंदर की ऊर्जा को जगाइए। अगर आप करना ही चाहते हैं तो करने के लिए उद्यत हो जाइए। मैं दुष्यंत कुमार की उन पंक्तियों से आपको जगाने का प्रयास करूंगा कि वो मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। तो अपने हृदय में इस प्रकार की आवाज को बुलंद करिए, क्योंकि ये कंपटीशन है, ये एक प्रतियोगिता है, एक रण है, और उससे कम बिल्कुल नहीं है। तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए। जब आपने अपने सपने को जीने का प्रयास कर ही लिया है, ये हिम्मत आपने जुटा ही ली है, तो इस हिम्मत को आग दीजिए, अपने अंदर उस अग्नि को धधकाइए, उसे ज्वलंत बनाइए और अच्छी मेहनत करने के लिए जुट जाइए। अगर आप अच्छी मेहनत करने के लिए उद्यत नहीं हैं और सिर्फ दिमाग पर इस प्रकार के कुछ ख्वाब पल रहे हैं कि हमें कुछ नया करना है, हमें कुछ बड़ा करना है, तो ख्वाब पालिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसके लिए आप थोड़ा भी प्रयास नहीं करेंगे, उस ओर अपना एक कदम तो बढ़ाइए। आपका पहला कदम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। जैसा नील आर्मस्ट्रांग का पहला कदम चांद पर था, तो आपका भी अपना कदम आपकी मेहनत की ओर, आपके अपने लक्ष्य की ओर बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आप अच्छा करें, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क राइट नाउ, एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति, अगर आपके कोई भी ऐसे क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट गिव योर, ओके, ठीक है, जस्ट गिव योर own questions in the comment box, and if you have any kind of doubt you can contact to the team, you can contact to the institution, and you can contact in the telegram group of Vidhigya, right? If you have any kind of doubt you can ask किसी भी प्रकार का, either as to preparation, either as to planning, or to any kind of strategy, any kind of thing you can ask at any time, right? So Neha ji, don't worry, the team will contact you, and other people who are very much interested, who are showing their interest as to preparation, definitely the team will contact you. Do not worry about anything, right? So this is all as to this particular session. Thank you to all कि आप इस सेशन में पूरी ऊर्जा के साथ बने रहे, पूरी एनर्जी के साथ आप बने रहे। तो मैं विदा लेता हूं आपसे, मिलता हूं दूसरे सेशन में। जैसा कि आपका अपना इंटरेस्ट होगा किसी दूसरे टॉपिक पर, बहुत जल्द मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू टू ऑल।